सरकार को कभी भी सुविधाभोगी नहीं होना चाहिए। सरकार को भी सत्ता में रहते हुए संघर्ष के रास्ते पर चलना चाहिए। सरकार अगर सुविधाभोगी हो जाती है तो फिर जनता संघर्ष के रास्ते पर चल पड़ती है। और उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, 4 साल का कार्यकाल अखिलेश यादव का रहा, लेकिन अपनी सुविधा के चलते, अपनी सुविधाओं के हिसाब के चलते 4 साल के कार्यकाल में 9 डीजीपी बदले जा चुके हैं। सोचिए आप, जब लगातार डीजीपी बदल रहे होंगे तो सवाल उठता है कि क्यों बदल रहे हैं और बदलते डीजीपी कितना कानून और व्यवस्था को बदल पाएंगे। इसमें तो शक ही नहीं बल्कि पुख्ता तौर पर कहा भी जा सकता है कि आखिरकार क्या कर पाएंगे वो। बहरहाल 31 दिसंबर को जगमोहन यादव जो वर्तमान डीजीपी हैं, पुलिस के मुखिया हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। सवाल अब खड़े हो रहे हैं, पीआईएल दायर की जा चुकी है कि आखिरकार अब कोई ऐसा डीजीपी ना आए जो बस कुछ ही चंद दिनों का मेहमान, उसके बाद फिर वो भी चलता बने। और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे टेम्परेरी डीजीपी और परमानेंट क्राइम। अगर हम नियम कानूनों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों की बात करें, तो कम से कम कोई भी डीजीपी अगर आता है तो उसको 2 साल के लिए अपने पद पर रहना चाहिए, उसूलों के मुताबिक भी, व्यवहार के मुताबिक भी और कानून के मुताबिक भी। लेकिन कम से कम अखिलेश यादव के कार्यकाल में तो ऐसा नहीं दिखा है। अगर कानून और व्यवस्था को सुधारना है तो किसी भी डीजीपी को वक्त देना होगा, और वो डीजीपी जब अपनी कुर्सी पर बैठे तो कम से कम 2 साल का वक्त उसे मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पा रहा। 31 दिसंबर को वर्तमान जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, जगमोहन यादव, रिटायर हो रहे हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कौन, कितने दिनों के लिए, क्या यहां पर भी सरकार सुविधाभोगी रास्ता अख्तियार करेगी या वाकई काबिलियत, उम्र और उनके कितने दिन तक वो पद पर रह पाएंगे, यानी कि सेवानिवृत्त की उनकी आयु, उनका समय क्या होगा, इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार नए डीजीपी की नियुक्ति करेगी। बड़ा सवाल है, चर्चाएं बहुत ज्यादा है। पहले खबर देखिए और उसके बाद हम चर्चा में भी शामिल करेंगे आपको। यूपी का कौन होगा नया डीजीपी? 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है जगमोहन यादव का कार्यकाल। अखिलेश सरकार में 9वें डीजीपी का इंतजार। डीजीपी बदलते रहे लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ। अखिलेश यादव के 4 साल के कार्यकाल में किसी भी डीजीपी ने प्रदेश में लंबी पारी नहीं खेली है। जब तक वो कुर्सी पर बैठकर ज्यादा कुछ समझें, तब तक उनका रिटायरमेंट हो जाता है। और यही वजह है कि यूपी को एक और नया डीजीपी मिलने वाला है, क्योंकि मौजूदा डीजीपी जगमोहन यादव का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। लेकिन यूपी के डीजीपी जगमोहन यादव के रिटायरमेंट का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें डीजीपी का कार्यकाल 2 साल सुनिश्चित करने की मांग की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि डीजीपी जगमोहन यादव 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, जबकि कोर्ट पहुंचे मामले में सुनवाई 21 जनवरी को होनी है। आपको बता दें कि प्रहलाद निगम नाम के व्यक्ति की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक केस का जिक्र किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के केस में कहा कि प्रदेश में डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल होना चाहिए। अब 21 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है, इसका तो इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से यूपी में डीजीपी बदलने की परंपरा जोरों पर है और क्राइम पर कंट्रोल नहीं है, यूपी सरकार पर कई सवाल खड़े करते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। एक लंबी फहरिस्त है उन अधिकारियों की जो इस पोस्ट यानी कि इस पद के दावेदार हैं, उसकी लाइन में लगे हुए हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं, और सरकार को फैसला करना है कि आखिरकार किसको बनाया जाए उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी। कोई काबिलियत के आधार पर, कोई बैच के आधार पर, यानी कि वो 1980 का है, 1981 का है, 82 का है, 84 का है, इसके अभी, और वर्तमान समय में वो क्या डिजिग्नेशन होल्ड कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये तमाम पैमाने हैं। लेकिन सबसे बड़ा पैमाना वो यही कि आखिरकार कोई भी डीजीपी आए
तो कम से कम 3 साल 4 साल उसको रहना चाहिए। और अगर फिर भी कोई ऐसा कैंडिडेट आपको नहीं मिलता है तो कम से कम 2 साल तक के लिए तो कोई कैंडिडेट मिल जाए, उसको पहली प्राथमिकता पर सरकार को रखना होगा। हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करें उससे पहले गुजारिश आप सभी से, क्योंकि आप इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और निश्चित तौर पर हमें आपके टेलीफोन कॉल्स की प्रतीक्षा रहती है इस कार्यक्रम में, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार, आपके जो ख्याल होते हैं वो इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को एक नया आयाम देते हैं। और कई बार हमने देखा है कि आपके जो विचार होते हैं उससे एक नया आयाम मिलता ही है, इस कार्यक्रम को एक नया सुझाव मिलता है। इसलिए हमें आपकी कॉल्स की प्रतीक्षा है। इस कार्यक्रम में आप शिरकत कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और हां, जब भी आप हमें फोन करें तो कृपया करके आप अपने टेलीविजन की आवाज को धीमा कर दें या फिर बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे फिर प्रसारण में व्यवधान पैदा नहीं होगा। तो हमारी गुजारिश पर आप गौर करें। और हम चर्चा में शामिल करते हैं इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, सीमांत शुक्ला जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। प्रिंस लेनिन साहब हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, आपका भी स्वागत है प्रिंस लेनिन साहब हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले शुक्ला जी, सरकार की मजबूरियों का हम यहां पर जिक्र कर लेते हैं। वो क्या वजह है कि 4 साल के अंदर 9 डीजीपी हम अपने सामने देखते हैं। 4 साल के अंदर 9 डीजीपी। सोच सकते हैं कि पुलिस की व्यवस्था क्या होगी, एक पुलिस का मुखिया क्या कर पाएगा। देखिए निश्चित तौर पे जो इस अखिलेश सरकार में जो अभी तक 9वें डीजीपी की हमें तलाश है, 8 हो चुके हैं। ये सत्य है कि इस सरकार में डीजीपी की नियुक्ति 3 चीजों पे होती है। एक तो उनका बैच, दूसरा काबिलियत और तीसरा पैठ। ये तीसरा पैठ जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि इस सरकार में किस हिसाब से, किस लेवल पे उनकी पैठ है। अभी आप देखिए कि जो इसके पहले भी जितने भी डीजीपी आए हैं उनका कार्यकाल किसी का 4 महीना, किसी का 6 महीना, इसी तरीके से रहा है। और अभी भी कोई भी नाम, कोई भी ऐसे डीजीपी स्पष्ट नहीं हो रहे हैं कि कौन से डीजीपी हमारे नए होंगे। तो इस तरीके से तो ये सरकार की ही कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो छवि ही धूमिल हो रही है कि जिसका जिस लेवल पे पैठ होता है। और सरकार में बहुत लोग हैं, इस सरकार में कई लोग हैं जो अहम निर्णय लेते हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार में इस बार डीजीपी की जो नियुक्ति होती है उसका यही है कि सरकार में किसका किस लेवल पे उनकी पैठ है, कैसे हनक है, ये मायने रखता है। जी प्रिंस लेनिन साहब, आप क्या कहेंगे? आखिरकार आप अधिवक्ता हैं, कानूनी अगर जानकारी की बात करें तो मुझे लगता है कि कई बार कई अलग मामलों में प्रकाश सिंह का लगातार जिक्र हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब उनका मामला था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए। वो कौन सा बिंदु है जिसके ऊपर सरकार अपने आप को सुरक्षित कर लेती है? अगर कोर्ट की मंशा यह है कि 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए और सरकार ऐसा नहीं करती है, तो वो क्या बुनियाद है सरकार की जिसके चलते सरकार अपने आप को सुरक्षित करती है? देखिए, जो सरकार की मंशा एक सामने आती है, आपके एक जो बात आती है कि कोर्ट की जो मंशा है उसमें कहीं ना कहीं आपको एक, मैं कहूँगा, मतभेद दिखता है, उल्लंघन करते हुए नीतियां दिखती हैं। जब स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं कि डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। अब आप ये बताइए कि अभी तक इस प्रदेश में 8 डीजीपी आ चुके हैं चंद वर्षों के भीतर, अभी काफी वर्ष बाकी हैं इस सरकार के। अभी जो अगला डीजीपी होगा ये कहीं से भी तय नहीं है कि वो 2 महीने के लिए आ रहा है, 3 महीने के लिए डीजीपी आ रहा है या 2 वर्ष की उसको पूरा टेन्योर मिलने वाला है। ये तो वही बात हो गई कि आप जैसे कि इस प्रदेश की सरकार का जो एक बड़े राजनीतिक घराने से आती है, उसमें इतने राजनीतिक कद के लोग हैं कि सभी को आप मुख्यमंत्री बनाना शुरू कर दें तो प्रदेश की सरकार का क्या हाल होगा। अगर आप हर दूसरे महीने, तीसरे महीने, 6 महीने पे आप घर के किसी एक सदस्य को नामित करना शुरू कर दें तो सरकार का क्या हश्र होगा, सरकार की क्या नीतियां होंगी, सरकार का क्या स्टैंड होगा, इसके लिए को एक जवाब नहीं सूझेगा। वही हाल जो प्रदेश की पुलिस का करके रख दिया है। अब दूसरी तरीके से देखिए कि हर
3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे अधिकतम आप एक नया डीजीपी पा रहे हैं, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या होगी? आप जो प्रकाश सिंह के केस का जो जिक्र करते हैं, सरकार उसमें और जो अधिकारी हैं वो इस तरह से मांगते हैं कि जब उनकी अधिवर्षता पूरी होने लगती तो उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशन, कोर्ट ने एक्सटेंशन की बात नहीं की है, कोर्ट ने डीजीपी के कार्यकाल की बात की है। जब आप डीजीपी का चयन कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दें जिसका 2 वर्ष का चयन हो, मेरिट पे आप सिलेक्शन देखें, क्योंकि अगर आप एक्सटेंशन की बात आने लगेगी तो एक्सटेंशन के लिए तो प्रदेश की सरकार ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का एक एक्सटेंशन दे सकती है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कंसेंट के साथ। उसके बाद देना है तो फिर 3 महीने का, तो 2 वर्ष का कार्यकाल आप एक्सटेंशन पे तो दे नहीं सकते हैं। एक्सटेंशन के लिए और भी अलग ग्राउंड्स होते हैं कि क्या रीजन है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को सरकार में आपको उसको एक्सटेंशन देना पड़ रहा है। अगर इस तरह से आप एक्सटेंशन देने लगेंगे और आप अपने चहेतों को चंद चंद समय के लिए पद बांटने लगेंगे तो आप अपनी जो कार्य प्रणाली है उसको जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं है। आप तो सुरक्षित हैं, आप बड़े पदों पर लोगों जो बैठे हुए हैं, जो राजघरानों में लोग बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए तो सुरक्षा बनी हुई है। आम व्यक्ति जो सड़क पे चलता है, एक बैंक से पैसा निकालता है, गोली मार के छीन लिया जाता है, बैंक के अंदर घुस के डकैतियां होती है, एटीएम लूट रहे हैं, सारे अनसुलझे मर्डर मिस्ट्रीज पड़ी हुई हैं, जघन्य पे जघन्य वारदातें हो रही हैं, एक के बाद एक महिलाओं के शव बरामद हो रहे हैं, रेप के बाद हत्याएं हो रही हैं। कहां है नीति, कहां है सुशासन, कौन व्यक्ति है जो क्राइम पे कंट्रोल कर पा रहा हो? जो भी दिशा निर्देश एक महीने बनते हैं, अगले महीने चेंज हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं कह रहा हूं। 24 घंटे में 3 तेजाबी हमले होते हैं, 24 घंटे में लूट की 3-3 वारदातें होती हैं और 3 साल 9 महीने में 8 डीजीपी होते हैं। हम अपने दर्शकों के लिहाज से ग्राफिक प्लेट्स के माध्यम से भी जरूर दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कितने दिनों तक कौन डीजीपी रहा है। और जब हम सालों का जिक्र कर रहे हैं तो यहां महीनों तो छोड़िए, दिनों के लिए डीजीपी बने हैं। ये एक अफसोसजनक वाकया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है। और यही वो बातें हैं, हम सरकार की कई कामों की तारीफ करते हैं, खुले दिल से तारीफ करते हैं, और मुझे लगता है जो हमारे नियमित दर्शक हैं वो इस बात को कहेंगे भी कि हम अपने कई कार्यक्रमों में सरकार के अच्छे कार्य होते हैं, हम खुलकर तारीफ करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम हमेशा आलोचना करें या सिर्फ और सिर्फ बुराइयों को हम ढूंढते रहें, लेकिन जब कुछ ऐसी बातें आती हैं उनको लेकर भी हम निश्चित तौर पर सरकार की आलोचना करते हैं। बहुत सारे नाम यहां पर सामने आ रहे हैं सीमांत शुक्ला जी, बहुत सारे नाम हैं यहां पर। वीके गुप्ता का भी नाम है, जावेद अहमद का भी नाम है, और इसके साथ साथ रंजन द्विवेदी का भी नाम है। सूर्य कुमार का नाम चर्चा में है, लेकिन वो यही बात है कि इसमें कौन आ पाएगा कौन नहीं आ पाएगा। क्या कुछ अधिकारियों का आप जिक्र करना चाहेंगे? देखिए इसमें मुझे जहां तक लगता है, इसमें दो लोगों का नाम बहुत ही प्रबल तरीके से चल रहा है। एक तो प्रवीण सिंह साहब का और दूसरा वीके गुप्ता जी का। अब इसमें यही देखना होगा, फिर वही बातें आती हैं जो मैंने पहले भी कहा कि किसकी कितनी पैठ, क्योंकि इस सरकार की हमेशा की ये नीति रही है, वजह कि सरकार को कई लोग चलाते हैं। ये नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं कई लोग हैं, 1982 के हैं। और यहाँ ये देखना होगा कि वीके गुप्ता जी 82 बैच के ही वीके गुप्ता हैं और 82 के ही प्रवीण कुमार सिंह हैं, और 1982 बैच के। जी चलिए हम रोकते हैं शुक्ला जी आपको, और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ग्राफिक प्लेट के माध्यम से। जब हम डीजीपी का जिक्र कर रहे हैं तो कौन कितने दिनों तक के लिए रहा है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं खासतौर पर, तो कौन कितने दिनों तक डीजीपी रहा है। 19 मार्च से 12 अप्रैल तक एसी शर्मा साहब डीजीपी रहे हैं। एएल बनर्जी 1 मार्च से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अरुण कुमार गुप्ता, और सूरत पर भी ध्यान रखिएगा 1 फरवरी 2015 से 30 जून तक अरविंद कुमार जैन और अतुल साहब रहे 8 जनवरी से लेकर मार्च तक, और ये अप्रैल से दिसंबर तक कार्यकाल पूरा किया है देवराज नागर ने। ये सब महीनों में है और कुछ तो दिनों में, ये जनवरी से लेकर फरवरी तक का वाकया आप देखिए। रिजवान अहमद साहब का कुछ दिनों के लिए, और डीजीपी वर्तमान समय में जगमोहन यादव। अब कौन कौन रेस में है हम इससे भी आपका परिचय करवाते हैं। वीके गुप्ता 1982 कैडर के आईपी है, उत्तर प्रदेश डीजीपी की दौड़ में शामिल हैं। जावेद अहमद हैं
आईपीएस अधिकारी हैं 1984 बैच के, इनका भी नाम है रंजन द्विवेदी। 1979 का कैडर है इनका, ये भी इस समय दौड़ में शामिल है। सुलाखन सिंह 1980 बैच के अधिकारी हैं, इनका भी नाम डीजीपी की दौड़ में शामिल है। मलय कुमार सिन्हा 1981 बैच के अधिकारी हैं। कमलेंद्र प्रसाद 1981 बैच के अधिकारी हैं। विजय सिंह हैं 1981 बैच के अधिकारी, इनका भी नाम उत्तर प्रदेश की डीजीपी लिस्ट में है। और प्रवीण सिंह, जिसका जिक्र अभी शुक्ला जी कर रहे थे, ये भी रेस में हैं। डॉक्टर सूर्य कुमार 1982 बैच के अधिकारी हैं, ये भी रेस में शामिल है। तो ये तमाम अधिकारी हैं जिनका हमने जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसकी पैठ कहां तक है और किसकी काबिलियत कितनी है, ये सब कुछ निर्भर करता है, तब जाके नियुक्ति होती है। संजय कुमार हमारे साथ, हमारे एक दर्शक मौजूद है लखनऊ से। संजय कुमार जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिंस लेनिन जी अधिवक्ता, उनसे मेरी एक राय है, मतलब एक सलाह लेना चाहता हूँ। जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही, उनको सुन के बड़ा प्रभावित हुआ। दूसरी सबसे कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई हैं और जितनी आती हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ वो अपने भी डीजीपी बनाना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है, कैसे चलेगी, ये वो अपने हिसाब, पुलिस को हमेशा अपनी मशीनरी के हिसाब से इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियां होती हैं और जो उसको इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह निष्पक्ष डीजीपी का बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो देश होते हैं वो हाशिए पे चले जाते हैं, जो राजनीतिक जुगाड़ से वो डीजीपी बन जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो उत्तर प्रदेश में या कि देश की किसी भी सिस्टम में होगा। आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है आपका? चलिए, शुक्रिया आपका। मुझे लगता है कि वो सिर्फ सुझाव दे रहे थे और सुझाव पर वो प्रिंस लेनिन साहब सहमत हैं या नहीं हैं, ये शायद वो जानना चाह रहे थे। संजय जी लखनऊ से हमारे साथ, हमारे एक दर्शक। लेनिन साहब, हम आपके पास में आएंगे, फिलहाल एक वक्त अभी हो रहा है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा है कि अगर सरकार सुविधा भोगी हो जाती है तो जनता संघर्ष के रास्ते पर चलती है, और जनता जब संघर्ष के रास्ते पर चलती है तो फिर प्रदेश का क्या होता है, खुदा मालिक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और चर्चा इसी बात पर होगी। सरकार को अब सुविधा भोगी कम से कम नहीं होना चाहिए। और चर्चा इस बात की कि आखिरकार जिस तरीके से डीजीपी बदल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या होगा, या कोई भी डीजीपी अगर आता है तो उसको इतना वक्त तो मिलना ही चाहिए जबकि वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सके, ठीक कर सके। लेकिन वो कानून व्यवस्था को मैनेज नहीं करता है, वो अपने रिलेशन को मैनेज करता है, और इसी में उसका वक्त कम से कम निकल जाता है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सीमांत शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रिंस लेनिन साहब हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। लेनिन साहब, हमारे एक दर्शक जो संजय लखनऊ से जुड़े हुए थे ब्रेक पर जाने से पहले, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे अपने कि आखिरकार ये कब बंद होगा, जब डीजीपी, ठीक है कि नियुक्ति अखिलेश यादव, ठीक है कि मुलायम सिंह यादव की सहमत से हुआ सब कुछ, ये पर्दे के पीछे की बातें हैं। आधिकारिक तौर पर मैं भी इस बात को यहां पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो गाये बगाए चर्चा होती है, जिस बात की, संबंधों का जिक्र होता है, पैठ का जिक्र होता है, जो शुक्ला जी कह रहे थे। हमारे साथ में इस समय विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी हैं, अच्छा खासा उनका कार्यकाल रहा है, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। मैं मनीष वाजपेयी बोल रहा हूं। विक्रम सिंह जी, डीजीपी को लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो कम से कम इतना वक्त मिलना चाहिए कि वो अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश को सुधार सके, संवार सके, बना सके। लेकिन हमने देखा कि पिछले 4 साल के कार्यकाल में 8 डीजीपी बदले हैं। अपने आप में ही हमारे तस्वीर हमारी आंखों में बुलंद हो जाती है, दिखने लगती है कि आखिरकार 8 अगर डीजीपी बदल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का हाल क्या होगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है कि अब डीजीपी कोई भी आए, कम से कम 2 साल का कार्यकाल उसको मिलना ही चाहिए। क्या कहेंगे आप अपने अनुभव के आधार पर? बड़ी माकूल बात कही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल है, और अपराध के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ का अपराध पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार को जब जोड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश का अपराध बनता है। 1480 थानों का सुपरविजन, कम से कम 3 महीने तो लगेंगे समस्या को आकलन में, और कम से कम 6 महीने लगेगा उसको मूर्ति रूप दे करके उसके आधार पर एक कार्य योजना तैयार करके उस पर कार्रवाई करने का। 2 साल तो आपने कम कहा है,
जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल से ऊपर का अगर कार्यकाल हो, सेवा काल पर्याप्त हो, इसके अतिरिक्त व्यावसायिक दक्षता हो, सत्यनिष्ठा परिपूर्ण हो, तब डीजीपी बनने के योग्य अभ्यर्थी होगा। लेकिन अगर आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने करेंगे तो आप कसम उतारेंगे, लेकिन अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज यहां पर यह देखने में मिलती है कि डीजीपी ऐसे बन भी नहीं पाते हैं। मुझे लगता है सत्ता में कोई दल है, उस दल के जो मुखिया हैं, उस दल के जो बड़े ओहदेदार हैं, उनके साथ में आपके रिलेशन हो, आपकी पैठ हो, तभी आप डीजीपी बन पाते हैं। और दूसरी बात, जब उनके साथ आपके अपने रिश्ते होते हैं तो रिश्तों की कद्र ज्यादा होती है, प्रदेश की कद्र कम होती है। यह भी हकीकत है आजकल की मशीनरी में। डीजीपी का पर्याय अब हो गया है डेली वेजर, क्योंकि जब आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बनेंगे तो आप एक रबर स्टैंप है, आपके कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं। 90 दिन का अगर आपका कार्यकाल नहीं है तो आप किसी का एसीआर भी नहीं लिख सकते हैं, नहीं प्रतिकूल प्रविष्टि दे सकते हैं। तो ऐसे रबर स्टैंप डीजी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अगर आप वास्तव में गंभीर हैं तो इसके बारे में आपको सोचना होगा कि जब तक वांछित कार्यकाल ना हो, जब तक कि उसको पूरी तरह से सक्षम ना हो और सत्तारूढ़ दल से आपकी वर्किंग रिलेशनशिप हो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप हिज मास्टर्स वॉइस के सिंड्रोम से ग्रसित हैं, ये अत्यंत आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है। वो कौन कौन से कारण हैं विक्रम सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस पद पर रहे हैं और आपने इस पद पर अच्छा खासा अनुभव हासिल किया है। वो कौन कौन से कारण हैं? आईपीएस आफ्टर ऑल एक आईपीएस होता है, जिले के कप्तान से भूमिका को लेकर, और लगातार एक ऑफिसर के भूमिका में नजर आता है और लगातार उसके एक हम देखते हैं उसके क्रिया करने का जो तरीका होता है वो काबिल तारीफ होता है। वो कौन सी उसके अंदर लोभ होता है जिस लोभ का संवरण वो अधिकारी नहीं कर पाता है? सोचता है चलो कुछ दिन के लिए सही, 30 दिन के लिए, 45 दिन के लिए सही, मैं डीजीपी बन जाऊं। ये कौन सी बात होती है? लोभ क्या है? जी, महत्वाकांक्षा होना बुरा नहीं है। महत्वाकांक्षा ये हो कि मैं जिस पुलिस फोर्स में मेरा रिक्रूटमेंट हुआ उसका डीजीपी बनूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें है मनीष जी कि हम उस महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए सब कुछ अपने संस्कार दांव पे लगा दें और उनको तिलांजलि दे दें और ये देखें कि हमारे लिए मुफीद क्या है, फायदेमंद क्या है, न कि औचित्यपूर्ण क्या है। जब हम औचित्य को बलाय ताक रख देंगे और निज स्वार्थ के ऊपर आ जाएंगे, वही एक घातक प्रहार पुलिस बल के ऊपर, उसके स्वाभिमान के ऊपर और अपने स्वाभिमान के ऊपर और वर्दी को ठेस पहुंचाते हुए हमारा कार्यकाल रहेगा। जी डॉक्टर विक्रम सिंह जी, हालांकि ये तो सरकार का अपना विशेषाधिकार है, लेकिन कुछ नाम चर्चा में चल रहे हैं और आपने इन सबके साथ में काम किया है, आपका अनुभव भी रहा होगा। वीके गुप्ता है 1982 बैच के, जावेद अहमद साहब हैं, प्रवीण सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, मलय कुमार सिन्हा जी भी हैं, डॉक्टर सूर्य कुमार भी हैं। इन तमाम नामों में कुछ नामों का जिक्र आप करेंगे काबिलियत के आधार पर? वीके गुप्ता, ठोकिया ऑपरेशंस में इनके पेट में ग्रेनेड लगी थी, बड़े बहादुर, अनुभवी और पुलिस भर्ती बोर्ड में इनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है। जावेद अहमद साहब, सीबीआई का अनुभव है, जीआरपी का अनुभव है और आरुषि मर्डर केस की बड़ी समग्र विवेचना इन्होंने की है। डॉक्टर सूर्य कुमार एक बुद्धिजीवी हैं, पीएचक्यू का अभाव है और प्रवीण सिंह बहुत ही सौम्य, शांत, सचरित्र अधिकारी हैं। इसमें चयन करना शासन के लिए टेढ़ी कीट होगी क्योंकि सब एक से एक बढ़ के हैं। लेकिन डीजीपी पद के लिए अगर मुझे देखना हो तो जो पहले 2 नाम आपने बताए, मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूं। जी, और गुप्ता जी तो पिछली बार बनते बनते रह भी गए थे, चर्चा में पूरी तरीके से नाम भी था और सब कुछ ओके था, लेकिन फिर भी वो रह गए थे। क्या, कौन साहब? वीके गुप्ता। ये तो देखिए, कहा नहीं सकता है कि किसका नंबर पड़ जाए, लेकिन जाकर ये पड़ता है। मुझको तो लोगों ने कहा था आप डीजीपी ही नहीं बन पाएंगे, डीजी ही नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये प्रारंभ को किसने देखा है? न सिर्फ डीजीपी बना बल्कि सर्वाधिक कार्यकाल के लिए भी रहा। जी जी जी। तो फिलहाल आपको लगता है कि अगर अच्छा डीजीपी आपको मिले, उत्तर प्रदेश को मिले, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? बिल्कुल सुधर जाएगी। डीजीपी माता पिता होता है पुलिस बल का। अगर दिशा निर्देश, परिपक्व मार्गदर्शन करेगा तो निसंदेह अपराध स्थिति पर एक माकूल प्रभाव पड़ेगा, पुलिस बल को एक नेतृत्व मिलेगा और जनता को एक ऐसा पुलिस प्रशासन मिलेगा जो कि समग्र हो, चिंतनशील हो और संवेदनशील हो। आपकी बातें बहुत सही है विक्रम सिंह जी, लेकिन आपने कहा कि पुलिस का माता पिता तो डीजीपी होता है, लेकिन इस माता पिता के भी कोई माता पिता होते हैं और माता पिता के चरण स्पर्श करना बहुत जरूरी होता है। माता पिता का आशीर्वाद के बिना संतान कहां तक जाएगा, लेकिन एक शुभ कार्य के लिए
वांछित कार्य के लिए, औचित्यपूर्ण कार्य के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए, न कि तामसिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। माता पिता से आशीर्वाद लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सात्विक इच्छाओं के लिए, सात्विक कार्य के लिए, न कि तामसिक। नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान के हालात हैं, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, कोई भी डीजीपी आए, मुझे ऐसा लगता है कि जो काम करने का तरीका है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत जुदा नहीं है पिछले कुछ अधिकारियों को अगर हम देख लें तो। आप देखें कि पिछले कुछ दिनों का जो कार्यकाल है वो इतना कम रहा है कि एक से एक अच्छे अधिकारी आए। अरुण कुमार गुप्ता है, उनसे अच्छा इंट्रोगेटर यूपी पुलिस में नहीं रहा है। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे नाम है, लेकिन जब मौका ही नहीं मिलेगा तो क्या कार्यकुशलता दृष्टिगोचर होगी। और रही बात इसकी कि आप पूरा अवसर दें, पूरी स्वतंत्रता दें, कार्य की डिस्क्रिशन दें और अवसर दें, तो निसंदेह प्रतिभा आपके सामने आएगी। लेकिन अगर आप उनको अवसर ही न दें तो प्रतिभा का प्रागट्य कैसे होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विक्रम सिंह जी, हमसे तमाम बातें करने के लिए। और निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें हैं जो विक्रम सिंह जी ने भी साफ कही। और क्यों 2 साल ही क्यों, 2 साल मिनिमम है, 3 साल अगर कोई डीजीपी अपने पद पर रहे तब तो जाके वो उत्तर प्रदेश के तमाम थानों का सर्वेक्षण करके देख के 6 महीने में उसका मूर्त रूप में क्रिया योजना बना के तब जाके उन सब चीजों को वो बना सकता है। उत्तर प्रदेश की नीति कैसी होनी चाहिए पुलिस को लेकर, और कैसे होनी चाहिए, अपराध को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, ये वक्त चाहिए। वरना तो सारे के सारे रबर स्टैंप है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जब इन तमाम अधिकारियों का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं जो कि डीजीपी की रेस में है, तो कई लोगों से चर्चाएं भी चल रही हैं। ब्रेक के दरमियान भी कुछ लोगों से चर्चा हुई, और उसमें जब चर्चाओं में जो जिक्र आया तो कई रिश्ते, कई नाते, किसी का लिंक किसी के साथ, किसके साथ में पैठ बनती है, ये तमाम चीजें जिनको शायद ऑन एयर बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मामला मर्यादाओं के बंधन का होता है। लेकिन जनाब इतना तय मानिए कि ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे रिश्ते लगते हैं, बहुत सारी तिकड़म लगती है, बहुत सारी पैठ लगती है, और तब कहीं जाके डीजीपी की पोस्ट प्राप्त होती है। और इतनी मशक्कत के बाद भी अगर कोई डीजीपी बनेगा तो जिस तरह से, जिस रास्ते से बनेगा, उसका ख्याल तो वो रखेगा ही रखेगा, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। प्रिंस लेनिन साहब, जो बातें मैंने अभी कही, कई अधिकारियों को लेकर ये हमने जिक्र किया है कि किसी का कोई रिश्ता है, किसी की कोई भाभी है, किसी का कोई भाई है, वो वहां पर बैठा हुआ है, वो उधर वरिष्ठ अधिकारी है, उसके पास कई सारे मामले हैं, उन मामलों को सेट करना है तो इस अधिकारी को लगाना पड़ेगा, अगर इसको सेट करना है तो उसको लगाना पड़ेगा। ऐसी कई चीजें हैं इस समय राजनीतिक फिजाओं में। तो क्या इन तमाम चीजों का वाकई ध्यान रखा जाता है प्रिंस लेनिन साहब? मनीष जी, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि इतनी सारी चीजें जो आपने अभी एक दर्शक के माध्यम से जानी कि सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है, एक पूर्व डीजीपी के माध्यम से जानी कि जो इस वक्त डीजीपी इस सरकार में बनाए जा रहे हैं उनका महत्व मात्र रबर स्टैंप की तरह रह गया है, कोई एक एसीआर नहीं दे सकता, तो किसी अब आपको और किन बातों की आवश्यकता रह जाती है? समाज से जुड़े लोग, उस पद पे बैठे हुए लोग, समाज के अन्य वर्ग, एक अधिवक्ता वर्ग आपके सामने बैठा है, संपादक भी बैठे हुए हैं, हर वर्ग से एक यही राय आ रही है कि किस तरह से इस प्रदेश की सरकार ने डीजीपी के पद को एक उपहास का पद बना दिया है, एक आपने चर्चा का विषय बना दिया है कि हर महीने, हर दूसरे महीने, 6 महीने इस पद पे व्यक्ति बदल रहा होता है। आप एक ऐसा समझदार और ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं ढूंढ पा रहे हैं अपने आईपीएस कैडर में कि जिसको आप इस पद पे बैठा करके प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दे सकें। मैं आपको रोक रहा हूं लेनिन साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ में हमारे एक दर्शक हैं इस समय, दिनेश चंद्र शुक्ला हैं, कानपुर से इस समय मौजूद हैं। शुक्ला जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। कहिए, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? मैं मनीष जी ये कहना चाहता हूँ जी कि जितने लोग बनाते हैं मुलायम से लेकर के अखिलेश तक, तो वो सब जो है यादव समाज से या इनके पिट्टू भाई। अब आप जब से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने हैं और ये अखिलेश यादव, इन्होंने टोटल यादव से भर दिया है पूरा पुलिस फोर्स। तो अब ये दुर्गति नहीं होगी तो होगी क्या? क्योंकि और जातियों के और लोगों को प्रशिक्षित लोग लेते नहीं है।
विक्रम सिंह जो जैसे लोग थे शुक्ला जी, जो मैं इन्होंने आपको रोक बाबरी रहा हूं। मस्जिद कानपुर में जब ढही थी तो कानपुर में ये एसएसपी थे, इन्होंने बहुत कंट्रोल किया था। इस टाइप के लोग चाहिए, ये हमारा कहना है कि इस टाइप के लोग चाहिए। जी शुक्ला जी, पिछली बार जब आपने कहा कि लोकायुक्त बनाए गए हैं और वो शिवपाल सिंह यादव के समधी हैं, तो आखिरकार शिवपाल सिंह यादव ने ये कहा लिखित में बयान जारी करके कि हमारा कोई समधी नहीं है, ये बात गलत है। शुक्ला जी, हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया था। चलिए शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए। शुक्ला जी, सीमांत शुक्ला जी, ये जो बातें शुक्ला जी ने भी कही, दिनेश चंद्र शुक्ला ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज्यादातर जो है वो एक जाति के पक्ष पे झुकाव दिखता है, पूरा राजनीतिकरण दिखता है। अब क्या हम ये माने, चूंकि वक्त अब कम रह गया है, अब वही वक्त रह गया है कि जब 1.5 साल का वक्त है, एक अच्छा डीजीपी जो लगातार 2 साल का कार्यकाल कम से कम करे, उत्तर प्रदेश की सूरत बदले, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारे, इसमें अखिलेश का भी भला है, प्रदेश का भी भला है और कम से कम जनता का तो भला है ही है। अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस बात को जरूर ध्यान देंगे और नई नियुक्ति करते समय इस बात को प्राथमिकता देंगे, कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना चाहिए। निश्चित तौर पे सरकार इस पे बहुत ढंग से ध्यान देगी और खास करके मैं तो ये कहूंगा जो ये पीआईएल दाखिल हुआ है, ये पीआईएल एक सबब होगा, एक सरकार के लिए भी होगा कि अब आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है, अब ये कठिन होगा और इन सारी पहलुओं पे देखना होगा। बाकी जैसे अभी शुक्ला जी ने बोला ये सब तो ये तो ठीक है, ये राजनीति में और इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, क्योंकि ये देखिए ये तो जनता है, जनता कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कह सकती है, वो स्वच्छंद है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये पीआईएल एक सरकार के ऊपर एक असर जरूर डालेगा और इसका असर संभवतः ऐसा हो सकता है कि सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे और अब हमें जो डीजीपी मिले वो एक भरपूर समय के लिए मिले। जैसा कि विक्रम सिंह साहब ने भी कहा कि एक डीजीपी पुलिस महकमे का माता पिता होता है, सही है कि वो माता पिता ही होता है, लेकिन अपने आप में इस बार का तो मामला प्रक्रिया को या पुलिस के माता पिता, इस बार का तो मामला अपने आप में बड़ा अनूठा रहा है। अनूठा इसलिए रहा है क्योंकि पीआईएल दाखिल हुई और माना यही जाता है कि अपना कार्यकाल बढ़वाना चाहते हैं वर्तमान जो डीजीपी हैं, इसी बिना पर यह पीआईएल डाली भी गई है, इसी बिना पर प्रकाश सिंह का हवाला भी दिया गया है। 21 जनवरी को सुनवाई होनी है, 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं जगमोहन यादव और ये जो कुछ दिनों का वक्त होगा 20 और 21 दिन का हो सकता है कि चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है इसलिए 21 दिनों के लिए कोई कार्यकारी बनाया जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन अपने आप में बड़ा अनूठा मामला है प्रिंस लेनिन, ऐसा कभी पहले क्या देखा गया है? देखिए पीआईएल्स तो तभी आती हैं जब जहां कहीं जनता का कोई जो राइट है या जनता का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि जो सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ रही है अपनी कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने में जी। लेकिन जहां तक ये जो इस प्रकरण में पीआईएल का अब प्रश्न आ रहा है कि ये जो पीआईएल डाली गई है कि जगमोहन यादव जी को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाए, और जिस केस की आप बात कर रहे हैं उस केस में ये कहीं एक्सटेंशन की बात नहीं कही है। ये तो अगर ऐसे पीआईएल डलवानी थी तो जब ये इनका 2 साल पहले इनको डलवानी थी कि जगमोहन यादव को प्रदेश का डीजीपी बना दें, उनके पास 2 साल का समय बचा हुआ है। ये तो डीजीपी बनने के बाद कहा जा रहा है कि मेरा समय बढ़ा दो। समय आपका जो बढ़ाने के लिए उसके अलग दिशा निर्देश हैं। आप उस केस को अपने अनुकूल अगर इंटरप्रेट करना चालू कर दें तो वो गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डीजीपी ऐसे अपॉइंट करिए कि मिनिमम 2 इयर्स का हो। अब आप जो डीजीपी आउटगोइंग है आप उसको कहने लगे कि वो कहे कि मुझे 2 साल का एक्सटेंशन दे दो, तो एक्सटेंशन के अपने नॉर्म्स हैं, एक्सटेंशन के अपने रूल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेट को 3 महीने के लिए एक्सटेंशन होता है, विद कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो वो सारी चीजें कहीं से दरकिनार कोर्ट नहीं कर सकती। और जो बात है फिर से वहीं की वहीं रह जाती कि अब जो नया डीजीपी बनेगा क्या उसके पास 2 साल का समय होगा? क्या उसका नाम जो व्यक्ति आएगा वो कितने महीने बाद का रिटायरमेंट लिए बैठा हुआ है, जिसको आप 2 साल कैसे 2 साल पूरा कर पाएंगे? 2 साल पूरा करने के लिए तो आपको आज की तारीख में उस व्यक्ति को डीजीपी अपॉइंट करना पड़ेगा जिसके पास 2 साल का समय है, 2 साल बाद उसकी सेवानिवृत्ति हो रही हो। तो ऐसे व्यक्ति को तो सरकार पूछती ही नहीं है।
सरकार का तो सरकार ने तो ऐसी नीति बना दी है डीजीपी के प्रकरण में कि हर गाहे बगाहे को आप डीजीपी बनाते जा रहे हैं, सबको, चाहे आप खुश कर रहे हो, चाहे आप अपने 10 शुभचिंतक बना रहे हो। आप तो कहीं से, मुझे तो नहीं लगता है कि आप मेरिट पे वर्क कर रहे हैं। हो सकता है मेरिट पे डीजीपी आ जाए तो वो सरकार की ना सुने, वो तो जनता की सुनना चालू कर दे। इस चीज से डर रही हो, क्योंकि हो सकता है कि जो इतना कानून में जो इस वक्त जो व्यवस्था फैली हुई है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, हो सकता है सरकार से जुड़े हुए, सरकार से जो समर्थित हो, कार्यकर्ता हो और उन्हीं के ऊपर वो हथौड़ा चलाना शुरू कर दें, अपराधों में लिप्त हो, उनके ऊपर कसेगा। हम आपको रोक रहे हैं। अगर ऐसी कार्रवाई एक डीजीपी करने लगा तो कौन रोकेगा? तो फिर ऐसे ही बैठा लो जो आपकी सुन सके। गोरखपुर से हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, मगहर खान, हम उनसे बात कर लेते हैं। मगहर जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? मगहर खान, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है शायद कुछ तकनीकी व्यवधान, और काफी देर शायद वो इंतजार भी कर रहे थे। सीमांत शुक्ला जी, बातें लगभग तमाम हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि इन बातों को सरकार ध्यान में जरूर रखेगी, लेकिन इन बातों में एक जो बात है, जो पर्दे के पीछे की बात है, क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसमें अपनी चला पाएंगे, वीटो पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पावर सेंटर्स जो है वो अपना काम करेगा? क्या लगेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, इस पे कुछ भी कहना या इस पे कोई भी टिप्पणी करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। हाँ, ये सत्य है कि वो प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत कुछ उनका चलता है, लेकिन ठीक है, पार्टी लेवल पे भी चीज़ें होती हैं, पार्टी में और भी मुखिया हैं, इस पे कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, ये सही है कि इस बार जो ये पीआईएल दाखिल हुआ है, इससे सरकार को जरूर सबक मिलेगा और सरकार जरूर इसको देखते हुए अब जो भी अपने डीजीपी की नियुक्ति करेगी वो सोच समझ के ही करेगी। कि जो ये प्रक्रिया, जैसे कि अभी हम कह रहे थे कि इस सरकार में 8 डीजीपी, अब तक 4 साल के कार्यकाल में 8 डीजीपी बदले जा चुके, 9वें की तलाश है, तो सरकार इस पे जरूर ध्यान देगी। आप इस पे देखिए कि जब किसी डीजीपी की रिटायरमेंट की तिथि होती है तो उस तिथि के 15 दिन पहले उनकी तैयारियां चालू हो जाती हैं। ये पीआईएल सोमवार को दाखिल होता है ये पीआईएल, और ये उसके पहले नहीं हुआ क्योंकि वो तैयारियों की हरी झंडी नहीं दी गई थी। ऐन मौके पे जैसे ही हरी झंडी दी जाती है तो इधर से एक पीआईएल दाखिल होता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ये डीजीपी जगन मोहन साहब भी इस इंतजारी में बैठे थे कि 3 महीने का इनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, या तो एक्सटेंशन मिलेगा और कुछ और भी इससे बड़ा ओहदा या जो भी कोई और इससे बड़ा जिम्मेदारी इनको मिल सकती है। सब कुछ खत्म होता देख एक पीआईएल होता है, क्या कहा जाएगा इसको? यही बात तो मैंने प्रिंस लेनिन से कही, और प्रिंस लेनिन साहब से अभी थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं बन पा रहा था, क्योंकि आखिरकार ये पीआईएल याचिका डाली क्यों गई। जो कुछ हमारे सामने यहां पर अभी जो फैक्ट्स रखा हुआ है उसमें यही साफ तौर पर है कि याचिका में यही कहा गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का ध्यान रखते हुए सरकार उनके कार्यकाल को 2 साल का सुनिश्चित कराए। भाई ये क्या बात हुई? और जबकि डीजीपी साहब अभी 6 महीने का काम अभी कर पाए हैं, यानी कि 1.5 साल उनको और करना चाहिए। और दूसरी तरफ हाईकोर्ट में जो अंडर कंसिडरेशन जो थी याचिका, उसमें भी ये कहा गया कि बेंच ने ये स्पष्ट किया कि डीजीपी का रिटायरमेंट अगर 2 साल से पहले का हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार रिटायर होने के बाद भी 2 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। ये कुछ ऐसी बातें जिनको लेकर कहीं से भी आप देख लीजिए एक ही सुर निकल कर आता है कि कम से कम जगमोहन यादव को सेवा विस्तार दिया जाए, सरकार अपनी तरफ से यह प्रयास करे, और शायद इसी के मद्देनजर यह याचिका डाली गई है। सरकार तो फिर इनके साथ में आ ही जाएगी, ये जगमोहन यादव का अपना करिश्मा होगा। प्रिंस लेनिन साहब, एक हमारे साथ में दर्शक हैं, प्रिंस रामकली हैं फैजाबाद से, उनसे हम बात कर लेते हैं। राजवली है, माफ करिएगा, राजवली हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है फैजाबाद से। राजवली जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहूंगा, ये अभी शुक्ला जी ने कहा जी कि ये 9 बार डीजीपी बदले जा चुके हैं जी, लेकिन ये सर ये बता रहे हैं सब यादव भरे जा रहे हैं इसमें जी, लेकिन ये पूरे 9 बार में एक यादव हुए, जगमोहन यादव जी। चलिए ठीक है, ये कहना गलत है जी, ठीक है। है, जब तक ये बड़े अधिकारी लोग चौकी और थानों पर गश्त नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक कानून व्यवस्था नहीं टाइट हो पाएगी।
उत्तर प्रदेश में 1480 थाने हैं, आंकड़ा बताया है विक्रम सिंह जी ने, और 1480 थानों को देखने के लिए कम से कम 3 साल का वक्त चाहिए और 6 महीने इनके लिए रूपरेखा बनाने के लिए, तो वक्त तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए। प्रिंस लेनिन साहब, जो सवाल हमने आपसे किया था, हम चाहेंगे कि उसके बारे में थोड़ी स्थितियां स्पष्ट करें, चाहे वो हाईकोर्ट का मामला हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो। क्या कहती है ये याचिका? जी, देखिए, मुझे तो ये याचिका में जिस तरह से जो टाइमिंग की बात कहूं कि अब उनकी जो सेवानिवृत्ति आ रही है और सरकार ने कोई एक्सटेंशन नहीं दिया और अब ये एक याचिका डाली गई है, तो हो सकता है ये याचिका उन्हीं की तरफ से डलवा दी गई हो कि मुझको सेवा विस्तार मिल जाए, मैं 2 साल तक मैं ही एक लाभ उठा करके डीजीपी। बात जो दिशा निर्देशों की आती है, इस तरह से मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगा कि 2012-14 में भी ऐसे प्रकरण कई अन्य राज्यों के आ चुके हैं जिसमें सेवा विस्तार की मांग की गई और कोर्ट ने उसको गलत ठहराया, क्योंकि जो ऐसा आंध्र प्रदेश का भी एक अभी मैटर आया था, आप देखेंगे तो 2 साल पहले का था, जिसमें एक्सटेंशन दे दिया गया था 2 साल का, तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया कि एक्सटेंशन, फिर वही बात आती ना, एक्सटेंशन के लिए आईपीएस सर्विस रूल्स बने हुए हैं, आप किसी रूल्स के तहत ही कार्य करेंगे, आप रूल्स को ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक्सटेंशन आप 2 साल मांग रहे हैं तो एक्सटेंशन तो पहले आपको 3 महीने का ही मिल सकता है। एक्सटेंशन की अपनी कंडीशंस होती हैं। जी, रूल्स की बात जहां तक, जी, आपको मेरी आवाज मिल रही? जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। मेरा थोड़ा सा तर्क यहां पर यह था कि रूल्स की बात जहां तक बात होती है, सरकार को क्या लिख के देना है, सरकार को परमिशन लेना है होम मिनिस्ट्री से। होम मिनिस्ट्री यानी कि जाहिर सी बात है केंद्र सरकार से मुलायम सिंह के रिश्ते ठीक हैं, अच्छे हैं, बेहतर हैं, उनके मुताबिक वहां से चिट्ठी भी आ जाएगी और उसका सेवा विस्तार मिल भी सकता है। और जो ग्राउंड राज्य सरकार बनाएगी, मुझे लगता है उस ग्राउंड पे वहां से विस्तार मिल भी सकता है। ये तो लेखनी का मतलब है ना, क्या लिखा जाता है और क्या लिखकर होम मिनिस्ट्री को दिया जाता है। बिल्कुल मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी लोक सेवक को अगर जो सेवा विस्तार दिया जाता है वो लोक हित में दिया जाता है। यहां तो सेवक अपने हित की को देखते हुए कि मैं 2 साल तक और डीजीपी के पद पे बना रहूं, मुझे सेवा विस्तार दे दिया जाए। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या करिश्मा कर दिया गया कि पूरी, कहीं क्या आपको लगता है कि प्रदेश की जो व्यवस्था है, जो क्राइम रेट है, वो एकदम खत्म हो गया और सारी व्यवस्था दुरुस्त हो गई, सारे क्राइम्स खुलने लगे? कुछ ऐसा लोकहित में हुआ क्या? मेरा तो सबसे बड़ा प्रश्न वर्तमान डीजीपी के लिए यह है कि उन्हीं को क्यों सेवा विस्तार दिया जाए, क्यों एक काबिल व्यक्ति को 2 साल के टेन्योर के लिए ना बैठाला जाए? जो सरकार ने अभी तक नहीं किया है, आज तो करे। अब सरकार के पास कुछ समय बाद स्वयं 2 साल का समय नहीं रह जाएगा तो वो दूसरे को कहां से 2 साल का समय दे पाएगी? नहीं, महत्वपूर्ण यही है कि सरकार क्या कहती है अपने जवाब में। मुझे लगता है कि सरकार के पास एक लंबी फहरिस्त है और जैसा हमने लगातार तमाम अधिकारियों का जिक्र किया और उनका कार्यकाल भी है कि वो 2 साल तक रह सकते हैं अपने पद पर, और ऐसी स्थिति में कम से कम अब जगमोहन यादव के लिए 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होना ही ठीक दिखता है। कम से कम अगर हम नियम और कानून की बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप सीमांशु शुक्ला जी? क्या आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएं, कोई नया अधिकारी आए और वो 2 साल के लिए अपना काम करे? बिल्कुल होगा। सेवानिवृत्त से जहां जरूर ऐसा कोई नया अधिकारी ही आना चाहिए जिसके पास पूरा भरपूर समय हो और लगभग कम से कम 2 साल का उसका कार्यकाल हो। देखिए, सेवानिवृत्त तो जगमोहन यादव जी को होना ही है और खास करके अब और होना है जब इस मामले में थोड़ी बहुत कुछ सरकार की किरकिरी हो रही है। ये जरूर है कि इसमें सरकार की भी किरकिरी है कि अगर एक तत्कालीन डीजीपी मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हीं के माध्यम से ही एक पीआईएल दाखिल हुआ है, इसमें सरकार की छवि कहीं न कहीं से प्रभावित होती है निश्चित तौर पर। ऐसे में अब सरकार, जैसा मैंने पहले भी कहा, सरकार जरूर इस दिशा पे देखेगी और सोचेगी कि अब जो भी हम किसी भी डीजीपी की नियुक्ति करें उसका भरपूर कार्यकाल हो, और साथ में सरकार ये जरूर तय करेगी कि ऐसे डीजीपी को हम नियुक्त करें जिसका सामंजस्य केंद्र सरकार से भी बेहतर हो।
जी, निश्चित तौर पर, हालांकि ये ऑन रिकॉर्ड तो कुछ होता नहीं है, ये तो सब ऑफ द रिकॉर्ड की बातें हैं कि क्या जगमोहन यादव ने इसकी तरफ इशारा किया था या फिर जगमोहन यादव ने ये पीआईएल डलवाने से सरकार के मुखिया से पूछा था कि साहब क्या हम ऐसा करवा दें, क्या आप हमारे साथ में रहेंगे। ये सब ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, ये सब चर्चाओं की बातें हैं, चिंतन की बातें हैं, लेकिन इतना तो तय है कि कोर्ट में जब मामला जाता है तो सरकार की फजीहत होती है, और जब सरकार की फजीहत होती है तो क्या सरकार चाहेगी कि ऐसे अधिकारी को सेवा विस्तार के लिए कम से कम वो अपनी तरफ से सेंटर को लिख के दे? लगता तो नहीं है। के न्यूज पर मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी, और हमारे साथ खास मेहमान सीमांत शुक्ला जी और प्रिंस लेनिन साहब लगातार मौजूद हैं। प्रिंस लेनिन साहब, अब इस समय जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, सरकार के लिए समय भी बहुत कम रह गया है। सबसे ज्यादा अगर आलोचना उत्तर प्रदेश की है तो वो अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर ही आलोचना हो रही है। ऐसे में नए डीजीपी से क्या अपेक्षाएं और किस तरीके से वो काम कर पाएंगे, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि सरकार में कैसे पावर सेंटर्स बने हुए हैं, सरकार के जो लोग जुड़े हुए हैं वो कहां-कहां शरीक हैं, अपराध क्यों बढ़ रहा है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनौतियां क्या-क्या हैं नए डीजीपी के लिए आगे आने वाले समय में? प्रिंस लेनिन। देखिए, अगर मैं जनता के नज़रिए से बात करूं तो जो नए डीजीपी आने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस वर्तमान समय में जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से महिलाओं के साथ विशेषकर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक महिलाओं के साथ रेप जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, यहां तक कि उसके बाद उनकी हत्याएं करके शवों को छत विछत कर डाला जा रहा है। एक भय का वातावरण है महिलाओं में असुरक्षा को लेकर के। उसके साथ ही साथ देखिए आप, लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, घरों में डकैतियां कॉलोनी में पड़ रही हैं, 15-15, 20-20 लोग घुस के पूरी कॉलोनी में डकैतियां डालते हैं और फिर कहीं अंधेरों में खो जाते हैं, समाज में वापस चले जाते हैं। तो जो डीजीपी महोदय आने वाले हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती ये है कि कैसे वो जनता को एक सुरक्षा का एहसास दिलाएं, कैसे वो जनता में महिलाओं को सुरक्षा का एहसास दिलाएं कि वो, अभी आपने गुड़गांव में देखा कि किस तरह से महिला को अगवा कर लिया गया। इस तरह की घटनाएं दिल्ली एनसीआर से जुड़े उत्तर प्रदेश की भी सीमाओं में होती रहती हैं। तो पूरे प्रदेश को जिस तरह से अभी आपने सुना कि जो पूर्व डीजीपी महोदय का कहना था कि 1480 थाने हैं, तो हर थाने के साथ सामंजस्य, एक रिपोर्टिंग चाहिए, एक निगरानी चाहिए कि हर थाने पे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभा रहा है कि नहीं, गश्त चल रही है कि नहीं, कि गश्त की गाड़ियां ज्यादा बड़ी बात है या कहीं और वो लिप्त हैं आने जाने में। बड़ी बात तो ये है, तो इससे ज्यादा बीच में पुलिस, जी, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है प्रिंस लेनिन साहब कि पुलिस का जो सबसे निचले दर्जे का कर्मचारी है उसका मनोबल बहुत गिरा हुआ है। चौराहे पर उसको पीट दिया जाता है, कप्तान देखता रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। सीओ को गालियां सुनाई जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं, कप्तान कुछ नहीं कर पाता है। डीजीपी खामोश रहते हैं और कप्तान के साथ में अभद्रता होती है, एक आईपीएस अधिकारी, डीजीपी कुछ नहीं कर पाता है। ये ऐसी चीजें हैं जो कोई गुप्त रहस्य नहीं है, कोई गुप्त ज्ञान नहीं है, ये सार्वजनिक तौर पर देखा गया उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले जो डीजीपी आए वो अपने पुलिस वालों का मॉरल, उनकी मॉरलिटी को बढ़ाए, उनको बुलंद करे, वो ज्यादा बेहतर है मुझे लगता है। और वो तभी हो पाएगा जब वो राजनीतिक आकाओं की कम से कम हुक्म नहीं बजाएगा, वो उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल करेगा। करेक्ट। क्या कहेंगे? मैंने ये पहले कहा था ना कि अगर ऐसा डीजीपी, मेरिट वाला डीजीपी अगर कहीं अपॉइंट कर दिया और वो सुनेगा ही नहीं, वो तो जनता की देखेगा, वो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, अपने मातहत को प्रोटेक्ट करेगा। अगर वो ईमानदारी से कोई ड्यूटी कर रहा है, किसी अपराधी को पकड़ता हो, अगर उस अपराधी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है तो वो उनकी अनदेखी करेगा, उसको सजा दिलवाएगा। तो कहीं ना कहीं तो ये मंशाएं फिर के घेरे में आ रही हैं कि शायद यही मंशाएं हैं इस सरकार में बैठे लोगों की, ऐसा डीजीपी ना आने पाए, ऐसा व्यक्ति डीजीपी बने ही ना जो इस तरह की धरपकड़ करे। क्यों अपराध बेलगाम होता जा रहा है, क्यों अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं? कैसे किसी की हिम्मत हो जाती है कि एक कप्तान को बातें सुना दे, एक वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है, पुलिस आखिरी सवाल गाली गलौज कर ले, आखिरी सवाल के साथ मारपीट कर ले। आखिरी सवाल शुक्ला जी से मैं यहां पर कर रहा हूं, क्या हम ये मान लें कि जो भी डीजीपी आएगा वो निश्चित तौर पर राजनीतिक पैठ वाला व्यक्ति ही होगा,
या फिर काबिलियत के दम पर आएगा? इन दो बातों में से कोई एक बात मुझे कंफर्म कर सकते हैं आप, सीमांत शुक्ला जी? देखिए, काबिलियत तो होनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ उससे बड़ी काबिलियत पैठ होती है। ये सत्य है कि निश्चित तौर पे आप देखिए कि ये नए डीजीपी के साथ साथ सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि अभी हमारे साथी प्रिंस लेनिन साहब ने भी कहा कि जो अपराध का ग्राफ बढ़ा, और जनता भी ये कह रही है और विपक्षी पार्टियां भी यही सरकार तो फिलहाल हम इस बात की उम्मीद भी नहीं करते हैं जब आप इस बात को कहते हैं। शुक्ला जी, इस कार्यक्रम को मैं खत्म कर रहा हूं, मेरे पास वक्त अब ज्यादा नहीं है, इजाजत मुझे लेनी होगी। इस बात के साथ में कि फिर इस बात की उम्मीद कम ही है, अगर राजनीतिक पैठ का व्यक्ति आएगा या उसके संबंध अगर होंगे, तो मैं इस बारे में कम से कम आशान्वित नहीं हो सकता हूं कि कोई डीजीपी जो पुलिस वालों का जो मॉरल गिरा हुआ है, जो उनका हौसला गिरा हुआ है, उसकी मॉरल बूस्टिंग कर पाएगा कोई डीजीपी। मुझे तो कम से कम अगर नहीं लगता है, ऐसा अगर होगा तो आश्चर्य ही हो जाएगा कि कोई पुलिस वाला अगर पिट रहा है। हम सभी को मनीष जी, हम सभी को आशान्वित होना होगा जी, हम सभी को आशान्वित होना होगा मनीष जी, क्योंकि सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है ये सरकार की भी चुनौती है, क्योंकि अब चंद महीनों बाद आप ये कहें कि 1 साल के बाद चुनाव है जी, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। शुक्रिया आपका। फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है और जिस तरह से एक के बाद एक ये अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, मुझे कहीं से नहीं लगता कि आपको इसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत मैं हूं प्रिंस लेनिन साहब, मुझे भी कम से कम ऐसा लगता है। लेकिन चलिए, जो दर्शन है हमारा वो यही कहता है कि नाउमीदी में भी उम्मीद का किरण जलाए रखिए, पता नहीं कहां से कौन सी रोशनी आ जाए आपकी जिंदगी को रोशन कर दे। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सीमांत शुक्ला जी हमारे साथ शामिल होने के लिए, और प्रिंस लेनिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जैसा जो हमारा दर्शन कहता है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हौसला बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि भरोसा है तो ये जिंदगी है, और ये उत्तर प्रदेश इस भरोसे के साथ उत्तम प्रदेश बन भी सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।